लग रहा था कि सबसे पहले अगले मरहले में क्वालिफाई करेगी। डिजर्व नहीं करती जिस तरह वो खेल रहे थे कि वो आगे क्वालिफाई भी करती। वहां मुझे अजीब लगता है जहां वो कहते हैं कि जी अगर मैं होता तो अब तक 2 टाइटल जितवा चुका होता। तब तो किसी ने नाम नहीं लिया जी कि आकिब जावेद की वजह से देखो लाहौर आज 6 में से 5 मैच जीत गया। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि थोड़ी एग्रेशन उनमें ज्यादा आ गई है। टीवी के ऊपर आपको वो गालियां और वो बेइज्जती जो है वो आपको नजर आ रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान टीम अब इंग्लैंड में पहुंच चुकी है सीरीज के लिए। पीएसएल में एक टीम का बड़ा नाम हुआ, लाहौर कलंदर। लग रहा था कि सबसे पहले अगले मरहले में क्वालिफाई करेगी, लेकिन एकदम कारकर्दगी में सवाल आया और लाहौर कलंदर की टीम पहले मरहले तक ही महदूद रही। किसकी क्या वजूहत थी, किस वजह से टीम को शिकस्त हुई, कौन जिम्मेदार है, इस बार हम बात करेंगे लाहौर कलंदर के कोच आकिब जावेद से। साबिक फास्ट बॉलर हैं, उनसे पाकिस्तान टीम के दौरे इंग्लैंड के हवाले से भी कुछ सवाल करेंगे। तो बातचीत का आगाज करते हैं। सलाम आकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये क्या हो गया लाहौर कलंदर को? लोग तो मिठाइयों के ऑर्डर दिए बैठे थे, लेकिन ये तो पहले राउंड में बिल्कुल टीम आपकी बाहर हो गई, किसी को उम्मीद ही नहीं थी। देखिए इसकी अगर पूरी आप कंपेन देखें तो उसमें पहले कोई भी टीम अगर 6 में से 5 मैचेस जीत जाए तो उसके लिए क्वालिफाई करना तो बहुत ही आसान हो जाना चाहिए। और अगर आप देखें तो एंड तक जब टूर्नामेंट खत्म भी हुआ है तो 3 टीमों के 5-5 मैच ही उन्होंने जीते हैं। जिसमें आप देखें इस्लामाबाद है, उसमें कराची है, उसमें लाहौर है और उसमें शाहपुर है। तो रन रेट से रह गए और अफसोस ये है कि जो 4 मैचेस हम कंटिन्यूसली हारे और वो मैचेस भी ऐसे थे कि बिल्कुल कंट्रोल करके 150 160 के करीब रन है, कोई ऐसे नहीं है कि 200 चेज कर रहे। तो बैटिंग ने स्पेशली जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है उसने लेट डाउन किया। इसकी अगर मुझे लोग पूछे ना कि क्या रीजन है, असल में जो टेक्निकल बात है वो ये है कि टॉप ऑर्डर्स ने वहां पे 6 मैचेस खेले अबू धाबी लैग में और 30 दफा उनकी बारी आई और उसमें एक 50 नहीं है। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए कि अगर वो 30 उनके जो टॉप 5 बैटर्स हैं वो 30 दफा बैटिंग करें और उसमें एक 50 ना हो तो फिर आई थिंक लाहौर को डिजर्व नहीं करती जिस तरह वो खेल रहे थे कि वो आगे क्वालिफाई भी करती। हमेशा की तरह सारे नाकिदीन की तोपों का रुख आपकी तरफ आया। जीतते हैं तो इतना क्रेडिट नहीं मिलता, जैसे लास्ट ईयर आप लोग फाइनल खेले थे, अब फिर आपके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। आपने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के हवाले से? देखिए मेरी बात सुनिए, हम तो फ्यूचर मेरा तो 20 साल से मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ और उसमें आप कभी आप अच्छी परफॉर्मेंसेज होती हैं कभी खराब होती हैं, बट असल में अगर आप उन लोगों की बात करेंगे जो टेक्निकल बात कर रहे हैं देन इट्स ओके। अगर वो वाला जो एजेंडा है जो हैशटैग जिन्होंने चलाना होता है कि इसको तो किसी तरीके से प्रेशर डाल के लोगों के कमेंट्स डाल के ताकि इसको तो कोचिंग से फारिग कराएं। बट आई थिंक कि अगर आप टेक्निकल चीज़ों को देखें तो फ्रेंचाइजी जो जो क्रिकेट है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ड्राफ्ट टेबल के ऊपर हेड कोच का काम होता है टू मेक अ गुड टीम, अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना और फिर जो कोचिंग स्टाफ है उसको सिलेक्ट करना, फिर जो टीम का माहौल है, जो उसकी माइंड सेट है या चीज़ें हैं उनको मेंटेन करना और एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखना जिसमें सारे प्लेयर्स जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं और खुश भी हैं। और बाकी उसमें जो परफॉर्मेंस होती है वो तो होती तो बैटिंग और बॉलिंग में है। अगर ये मैं समझूं कि अच्छा कहाँ पे हम और बेहतर क्या कर सकते थे, क्या
टीम कॉम्बिनेशन ऐसी मैंने तो पीएसएल में पहले कभी किसी की नहीं देखी। अगर आप बैटिंग की स्ट्रेंथ देखें तो उसमें आपके मेन जो दो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, फखर है, हफीज हैं, वो हमारे पास है, बैन डंक है। तो ये टॉप 5 में 3 तो जबरदस्त प्लेयर है। और इस तरह से सोहेल अख्तर है, अगर उसने भी जब से हमारे साथ खेल रहा है तो इज बीन डूइंग गुड। और हमें काफी उम्मीद थी सोहेल से भी, क्योंकि इधर ही T10 के बेस्ट बैट्समैन हुए थे और उस तरह से वो नहीं कर सके जिस तरह के बाकी भी 4 नहीं कर सके। सो आई थिंक अगर बैटिंग थोड़ी सी भी परफॉर्मेंस दे जाती, अब वो है कि अगर हफीज या अगर फखर या अगर बैंटन या सोहेल अख्तर ये स्कोर नहीं करते, या आगा जो अभी 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 पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको एक रीजनेबल जो क्रिकेट है जो आपसे रिक्वायर्ड है कि आप ऊपर से 40-50 का एक प्लेयर अगर स्टार्ट देता है, तो नीचे जिस तरह से हमारी बैटिंग में डेप्थ थी, जिसमें टिम डेविड है, फॉल्कनर है, राशिद खान है, तो बड़ी आसानी से मैच जीते जा सकते हैं। शोएब अख्तर ने काफी पीछे लगे हुए हैं आपके, और बड़े कोचिंग के स्टाइल पे भी आपके उन्होंने सवाल उठाए हैं। जैसे हफीज, मैं आया तो मैं हफीज को ये करूंगा, तो ऐसा क्या आपके ख्याल में वो आगे करना चाहते हैं जो आपकी वजह से उनको मौका नहीं मिल रहा टीम में? अब देखिए, जो एक टीवी के ऊपर आप एनालिस्ट होते हैं या आप अपने व्यूज दे रहे होते हैं, तो वो तो उनका हक है। किसी का भी अगर किसी की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आप लोगों का या जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका काम ये है। बट वहां मुझे अजीब लगता है जहां वो कहते हैं कि जी अगर मैं होता तो अब तक 2 टाइटल जितवा चुका होता। हाँ, अगर ये बात कोई बहुत बड़ा कोच है जिसने कोई 10-20 साल कोचिंग की हो, बड़े टाइटल जीते हो, तो फिर तो बात बनती है। और क्योंकि देखिए दूसरी तरफ ये है कि जब 6 में से 5 मैच हम जीत गए और सारी टीमें हमारी तरफ देख रही थी कि ये जितनी जबरदस्त इनकी बॉलिंग है, जितनी जबरदस्त इनको बैटिंग ऑप्शंस भी, जैसे टीम डेविड मिल गया, फॉल्कनर मिल गया, तो इनको हराना तो बहुत मुश्किल है। तब तो किसी ने नाम नहीं लिया कि आकिब जावेद की वजह से देखो लाहौर आज 6 में से 5 मैच जीत गया। क्योंकि बात यह है कि आपकी टीम जो जो बैट्समैन है, जो बॉलर्स हैं, जो फील्डर्स हैं, अब उनकी अगर परफॉर्मेंस नहीं सही आती तो ठीक है, मेरा कसूर निकलेगा जब मैंने किसी गलत टीम सेलेक्ट की। इससे बेहतर ड्राफ्ट में लोग थे या इससे बेहतर प्लेइंग 11 बन सकती थी। ये बात करें, टेक्निकल बात करें। बहरहाल ऐसे बात लोगों को बंदा क्या कह सकता है जिन्होंने वो काम वो कभी जिंदगी में करके ही ना देखा हो। तो जो काम आपने नहीं कभी किया वो हमेशा आसान ही नजर आता है। और उनके जो इंटेंशंस हैं वो तो खुद जाहिर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जी लाहौर वाले थक हार कर जो टीम उनके हवाले कर दे। उन्होंने तो नाम भी सोच लिया है उसका, लाहौर एक्सप्रेस। देखिए, टीम ऐसे हवाले कर देगी मतलब कोई अब फैंस, ठीक है, फैंस को दुख करना बनता है और चीजें जो स्टक हो जाती हैं। अभी तो 6 साल हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर जो आईपीएल की टीमें अगर आप देखें तो आरसीबी कितनी बड़ी टीम है, किंग्स 11 पंजाब है, दिल्ली है। दिल्ली ने तो अपना नाम भी डेयर डेविल से दिल्ली कैपिटल करके देख लिया, बट 12-12 साल से तीनों टीम नहीं जीत सकती। फंस जाती चीजें एट टाइम्स। आई डोंट नो कि इसकी क्या ऐसी रीजन हो जाती है कि कई टीमें जो है वो नहीं क्लिक कर पाती। तो अब इस तरह से जो ओनर्स हैं उन्होंने इसकी बिड की हुई है, उन्होंने इसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है, आगे कमिटमेंट भी की हुई है। तो वो कैसे किसी को ऐसे टीम पकड़ा देंगे कि हम थक गए आप टीम ले लो। इट्स अ प्रोफेशनल वर्क, मजाक थोड़ी हो रहा है। बिल्कुल, और जाहिर है आप लोगों ने मेहनत करके एक ब्रांड बनाया, तभी आपको लिए वो बात कर रहे हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी, बनी बनाई मिल जाएगी। वरना क्वेटा की परफॉर्मेंस तो आप लोगों से भी खराब रही। मोइन खान के बारे में उन्होंने नहीं कहा या क्वेटा के लिए नहीं कहा कि मुझे टीम दे दो। खैर, आके भाई एक बात और, जो कैप्टन आपने बनाया सोहेल अख्तर को, एक यूनिक फैसला था कि जी बड़े प्लेयर्स के होते हुए
उनको कैप्टनसी सौंपी। लेकिन जब हारते हैं और फिर उनकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रहती, थोड़ी उंगलियां उठती हैं उनकी तरफ। तो क्या आप अभी भी अपने फैसले पे कायम है कि ये फैसला आपका ठीक है, और अगले साल अगर आपने सुहेल को बरकरार रखा तो फिर क्या उनसे ही कैप्टनसी करवाएंगे? वैसे बहुत अर्ली है ये सवाल। देखिए, हमने बहुत बड़े बड़े कैप्टन भी आजमाए। अगर आप देखें तो शुरू में अजहर अली से सब सफर शुरू किया, फिर ब्रैंडन मैकलम 2 साल रहे, फिर बीच में एक टाइम ऐसा भी था कि जहाँ बड़ी मुश्किल में थे। जब हफीज को कैप्टन बनाया तो पहले मैच में अनफिट हो गए और बाद में फखर को बनाया। तो इस तरह से बात यह है कि एक बड़ा प्लेयर अगर कप्तान बन जाता है तो उसकी वजह से तो टीम नहीं जीत सकती। और सुहेल ने जहां तक अभी तक भी मेरा ख्याल है कि ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन पीएसएल हिस्ट्री। अब बात यह है कि कुछ लोगों ने मेरी वजह से उसको ज्यादा क्रिटिकल नजरों से देखते हैं। एक बंदा अगर आपका पीएसएल का बेस्ट कैप्टन अभी तक का है 6 साल में जितने भी कप्तान बने हैं, तो उसकी कप्तानी को कैसे कोई क्रिटिसाइज कर सकता है? और उसकी अपनी जो परफॉर्मेंस है, अगर हफीज की 16 की एवरेज हो सकती है, फखर की इतनी इस लेग के ऊपर इतनी 14-15 की हो सकती है, सुहेल की भी इतनी 16 की एवरेज है, आगा सलमान भी ना कर पाए, जीशान भी ना कर पाए, बेन डंक की भी इतनी ही एवरेज है, तो सबकी एक ही तरह की परफॉर्मेंस है, तो फिर उसको टारगेट करना ये ज्यादती है। क्योंकि अगर 4 वो नहीं कर पाए तो उससे भी अच्छा नहीं हुआ, तो ठीक है, अफसोस तो उसको भी होगा। बट उसकी कप्तानी को लेके मुझे अजीब लगता है कि जो अभी तक का बेस्ट एवर कैप्टन पीएसएल का वो बना है रिजल्ट वाइज, तो उसको कप्तानी के ऊपर लोगों को क्या प्रॉब्लम है? भाई, एक आप जैसे फास्ट बॉलर रहे हैं, काफी आपका नाम था। अब जब टीम में देखते हैं आप बैटिंग लाइन चल नहीं पा रही, तो कभी ये ख्याल आता है कि कोई स्पेशलिस्ट बैटिंग कोच, अच्छा कोई बड़ा नाम होना चाहिए? अभी भी सारे कोई तो है आपके साथ, लेकिन कोई बड़ा नाम आना चाहिए। सोचेंगे इस तरफ आप जाके आगे? देखिए, बड़ा नाम अभी रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू में रमीज राजा दे रहे थे इंजमाम का, तो हैदर अली के बारे में बात हो रही। तो वो जब आप बाहर होते हैं ना, तो आप टीवी पे बैठे होते हैं, तो लगता है कि मैं जाऊंगा, मैं हैदर को या फखर को या किसी को कुछ कहूंगा कि ध्यान से खेलो, रन करो, फोकस करो, आसानी से हो जाता है। वो इंजमाम ये कह रहा था कि ये 4 दिन प्रैक्टिस होती है इससे पहले और बाद में टूर्नामेंट शुरू हो जाती है, तो इसमें आप किसी को कैसे और कब सिखाएंगे और कैसे सिखा सकते हैं। और एक और चीज जो मैं आपको क्लियर करूं कि ये जो बड़े बड़े नाम ला के डग आउट में बिठा देते हैं, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है प्लेयर के ऊपर? मुझे कोई ये बता दे। खेलना तो अंदर जाके बैट्समैन ने, और कोई भी मैनेजमेंट होगी, अगर हमारे साथ मंसूर राना है तो आई थिंक मंसूर राना इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड टेक्निकली करेक्ट लेवल 4 कोच है। अब उसमें से किसी को लाके बड़ा सा नाम लाके बिठा देते हैं और वो बाहर बैठे कभी मुंह चढ़ा रहे होते हैं, कभी इधर हाथ मारो, कभी उधर टकरे मारो। तो ये सब गिमिक्स है कैमरा के लिए। हालांकि ना तो उनको ग्राउंड में कोई देखता होता है उस वक्त जब बैट्समैन खेल रहा है, तो वो उसको तो पड़ी होती है, मुझे बॉल ही नजर आ जाए तो वो या बाहर देख रहा होगा कि बाहर से कैसा कोच जो है वो इशारे कर रहा है मुझे, या मुझे मुझे किस तरह की इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो ये कैमरा के लिए अपनी होती है ना जरा जॉब शॉप को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह की एक्टिंग्स मैं काफी देखता हूँ, काफी हंसता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस तरह की कोई भी बिलो द बेल्ट हरकत ना की जाए। एज कोच, एज मैनेजमेंट, आपने एक टीम अंदर भेजी है ना, इट्स अप टू देम टू मेक डिसीजंस। और आप बिल्कुल काम रहें ताकि जो लड़के हैं जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, जो डग आउट में बैठे हैं, आपकी वजह से उनके ऊपर कोई एडेड प्रेशर ना आए, या उनको ये ना लगे कि वो अब तो हम बिल्कुल ही हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी घबरा गई है। तो वो आप ऐसी कोई अपने पोस्चर से, अपने गेस्चर से इस तरह की चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
आपके जो फास्ट बॉलर हैं दो मेन, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि थोड़ी एग्रेशन उनमें ज्यादा आ गई है, फील्ड में जरा ज्यादा ही वो एग्रेशन का मुजाहरा करते हैं। तो क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से? आप समझते हैं क्योंकि आप खुद फास्ट बॉलर थे कि उनके जो स्टाइल है वो ठीक है? देखिए, जो फास्ट बॉलर है उसके जो गेस्चर्स है वो नेचुरल होते हैं। लेकिन आपका वही इंसिडेंट जो आप सरफराज और शहीद का मेरा ख्याल इंडिकेट कर रहे हैं, और उसमें उसकी बेचारे की कोई गलती नहीं है। अगर एक बाउंसर लगा है, सर में लग गया और वो अपने उसी में वो वापस जा रहा है, तो उसको ये कहना कि मुझे सॉरी करो, और फिर अंपायर्स का और रेफरीज का भी अननेसेसरीली उसके ऊपर दबाव डालना। तो मैंने तो अलीम डार्स को भी कहा था कि अलीम, तुम जिसकी कह रहे हो कि सरफराज ने जो है इनिशिएट किया था, अगर वो तो जा रहा था वापस, तो अगर आप ध्यान से रिकॉल करो तो विकेटों के पीछे जितनी मैं रीसेंट पास में मैं देख रहा हूं, मैं उनके क्वेटा के बॉलर्स को भी एक दफा कहा कि यार तुम लोग तो पता नहीं किस तरह से बर्दाश्त करते हो कि टीवी के ऊपर आपको वो गालियां और वो बेइज्जती जो है वो आपको नजर आ रही होती है। तो इसको तो चलो ठीक है, समझा ही लेंगे, तो उसको भी तो देखा करो, उसको भी तो समझाया करो। उस पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग सकता कि आप सरेआम गालियां दे रहे हैं या इस तरह के गेस्चर्स दे रहे हैं। सो आई थिंक कंट्रोल्ड एक एग्रेशन होना चाहिए, और आई डोंट थिंक कि कभी इन दोनों ने किसी से बदतमीजी की है या इस तरह से कोई प्रॉब्लम्स आई हैं इन दोनों को लेके। टीम बाकी भाई अब इंग्लैंड पहुंच गई है, वहां सीरीज होनी है, तो बहुत सारे स्क्वाड के ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस पीएसएल में अच्छी नहीं रही और वो टीम में शामिल है। तो आपको कितने चांसेस लगते हैं पाकिस्तान के ऊपर जाके इंग्लैंड के खिलाफ? देखिए, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना तो बहुत मुश्किल काम है, और पाकिस्तान की एक ऐसी टीम है कि अभी यही लग रहा है कि रीबिल्ड हो रही है, पता नहीं किसने खेलना है किसने नहीं खेलना। एक ही अच्छी चीज नजर आई है होती हुई, वो रिजवान का परफॉर्म करना, बट जिस तरह की इन्होंने टीम सेलेक्ट की है वो मेरी समझ से बाहर है, जिसमें 4 ओपनर्स हैं। अब उन 4 ओपनर्स को आपने खिलाना किधर है? आप ये देखें, रिसेंट पास में अगर बाबर ने रन्स किए हैं तो उसके बाद फखर जमान ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। रिजवान जिस फॉर्म में है, जिस तरह खेल रहे हैं, और आपने शर्जील को भी सिलेक्ट कर लिए, तो 4 तो आपके बैट्समैन ये हो गया। आप इनको खिलाओगे किधर, किसको? अब जिस मैंने देखा एक दिन फखर को 4 नंबर के ऊपर खिला रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्या कोई बैटिंग नहीं किसी को आती, या क्या इनकी प्लानिंग है? क्या आप एक कंपोजिशन इस तरह की बनाते हैं कि आपके 2 ओपनर्स हैं, फिर आप नंबर 3, 4, 5, 6 इस तरह के ऑप्शंस लेके चलेंगे? अब देखना, आप वहां जाके अजीब सी आपको बैटिंग ऑर्डर्स जो है नजर आएंगे, और जिस बैट्समैन को ये नीचे लाएंगे और वो नाकाम भी होगा, तो वो खुद से या उनसे भी ये पूछेगा कि मुझे इस नंबर पे खिला के आपने क्या हासिल किया, ना टीम को फायदा हुआ, ना मेरी परफॉर्मेंस हुई। तो ये क्या, थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है, और इंग्लैंड में बड़ा मुश्किल है कि ये पाकिस्तानी टीम हरा सके। ठीक है आकिब भाई, बहुत शुक्रिया। आकिब जावेद की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने बैटिंग लाइन की नाकामी को अपनी टीम की शिकस्त की वजह करार दिया। साथ में शोएब अख्तर के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने खुद तो कभी कोचिंग की नहीं है और तनकीद वो इतनी ज्यादा कर रहे होते हैं। आकिब जावेद की बातों से ये लग रहा है कि वो बड़े पुरअज़्म हैं और अभी भी और हार मानने को तैयार नहीं है। अगले साल भी हमें बतौर कोच वही नजर आएंगे। साथ में उन्होंने पाकिस्तान टीम के दौरे इंग्लैंड के हवाले से ये कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रहेगी। सिलेक्शन जो है वो इतनी अच्छी हुई नहीं, 4 ओपनर टीम में शामिल कर लिए, जिससे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह मैं किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।